नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। कल तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कल दोपहर 12 बजे के करीब सीडीएस के हेलीकॉप्टर का एटीसी से संपर्क टूट गया था। इस मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं वेलिंगटन में श्रद्धांजलि दी गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। कल अंतिम दर्शन आम लोग भी कर सकेंगे। अंतिम संस्कार कल होगा। अपने अंतिम सफर पर कल निकलेंगे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और बाकी के जवान जो सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और इस हादसे का शिकार हो गए हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद को हादसे की पूरी जानकारी, इन्वेस्टिगेशन की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को, जिन्होंने वेलिंगटन जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है उन सभी जवानों को जो कल हादसे का शिकार हो गए थे। स्टाफ वाले आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डेप्यूटी न्यूज एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। कंसल्टिंग एडिटर टाइम्स नाउ के मारूफ रजा जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी जानकारी दे दी है इन्वेस्टिगेशन को लेकर और इस पूरे हादसे को लेकर। हंगामे और सदन की अभी क्या तस्वीर है, क्योंकि अभी हंगामा भी सुना गया था विपक्षियों की तरफ से। देखिए,
नहीं, हंगामा उस वक्त हुआ था जब विपक्ष के नेता राज्यसभा में ये चाहते थे, क्योंकि एक तरह का राष्ट्रीय शोक की तरह है ये, हर कोई दुखी है जनरल रावत के जाने से। तो विपक्ष के जो नेता थे वो चाहते थे कि जो विपक्ष के फ्लोर लीडर्स हैं उनको मौका दिया जाए 2 से 3 मिनट का, ताकि वो अपनी बातें रख सके, ये शोक की घड़ी में अपनी शोक संवेदना प्रकट कर सके, जिसको कि चेयर ने अलाउ नहीं किया। इसको लेकर थोड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन इसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो गांधी प्रतिमा है उसके बाहर जाकर मौन रखा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जनरल रावत को, और जो साथ में 12 लोग जो वहां पे मारे गए हैं इस हेलीकॉप्टर में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस अगर आप पॉलिटिकल की बात करें तो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों या बड़े नेता हों, हर कोई दुखी है इस बात को लेकर। कल जब ये खबर आई थी कि कन्नूर में एक चॉपर क्रैश हुआ है जिसमें जनरल रावत भी है, तो इसके बाद हर किसी से जब हम लोगों ने बात की तो हर कोई भावुक था, हर कोई क्रॉस फिंगर था कि शायद अच्छी खबर आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, और वो खबर आई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो एक सेना के सबसे सर्वोच्च पद पर रहने के बावजूद भी उनका रिलेशन जो पॉलिटिकल तमाम नेताओं के साथ एक अपनापन वाला एक रिलेशन था, इसलिए सब लोग ये कहते थे कि वो भले ही सेना के सबसे सर्वोच्च पद पर हैं, आर्मी चीफ रह चुके हैं, सीडीएस है, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ही सोशल आदमी थे और लोगों से मिलना जुलना वो पसंद करते थे। तो इसीलिए पूरे सदन में भी सबने उन्हें सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दी। हर कोई इस बात को दुखी है, हर कोई वो बात जानना चाहता था कि आखिर क्या हुई, किस तरह से घटना हुई, और इसको लेकर रक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया, दोनों सदनों में पूरे विस्तार से चीजों को बताई। हालांकि जो जांच है इसके बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी कि असली वजह क्या थी, लेकिन हर सांसद ये चाहता था, पूरा देश ये चाहता था कि वो तस्वीर सामने आए कि आखिर उस वक्त क्या घटना घटी, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कितने बजे हुआ। तो वो सामने रखा गया रक्षा मंत्री की तरफ से, और मुझे लगता है कि जो हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस समय के हालात और उस समय की परिस्थिति के बारे में विस्तार से बता पाएंगे। ठीक है, मैं वापस आपके पास अमित लौट रही हूँ। मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी रुख करूंगी, मारूफ रजा जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो कुछ तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें जरा हम दर्शकों तक पहुंचा दें। और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो इससे जुड़ा ये जो तस्वीर अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, अचानक धुंध में ये हेलीकॉप्टर खो गया था। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा और कुछ ही सेकंड्स में आपको दिखना बंद हो गया होगा। ये बताया जा रहा है कि जो वहां पर पर्यटक पहुंचे थे उन्होंने अपने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद की हैं, और हादसे के कुछ मिनटों पहले की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है और एकदम से गायब हो जाता है धुंध में। मैं जा रही हूँ अपने मेहमानों के पास, कंसल्टिंग एडिटर टाइम्स नाउ के मारूफ रजा जी। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। मारूफ रजा जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें ये हादसे से कुछ ही मिनटों पहले की तस्वीर बताई जा रही है, और अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर सीडीएस पहुंचते, उनका पूरा स्टाफ पहुंचता, उससे पहले ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। देखिए, ये तस्वीरें कई एक ऐसी तस्वीरें मैं कल से देखता आ रहा हूँ, और मेरी राय कल से यही है कि एक कारण हो सकता है, लेकिन वो तो इंक्वायरी ही बताएगी जी। और ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, तो उस पर जांच पड़ताल शुरू हो गई होगी कि ये जो क्रैश हुआ है ये वहाँ के उस समय के मौसम के ऊपर इसका कारण हो सकता है, क्योंकि वो इलाका मैंने देख रखा है। मैं कई बार गया हूँ कोयम्बटूर से कन्नूर और वेलिंगटन, और इस समय वहाँ पे काफ़ी धुंध होती है मौसम के कारण, और आसपास घने जंगल हैं और छोटी पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊंचाई भी ले सकता है और चढ़ सकता है काफ़ी लोगों को लेकर। तो ये सब जो बातें फैलाई जा रही हैं कि उसमें ज़्यादा लोग थे और हेलीकॉप्टर जो है उसमें कोई और एक किस्म का ऐसा नुक्स था जो चेक नहीं किया है, ये गलत है। क्योंकि एक तो एयरफोर्स वाले खास करके वीआईपी फ्लाइट लेकर बहुत सख्त अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पूरी चेकिंग की जाती है हवाई जहाज़ की, कम से कम एक नहीं तो 2 बार, और सब कुछ उसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि इतना सीनियर अफसर जो उनके वायुसेना अध्यक्ष से भी सीनियर था, जो सीडीएस, उसको ऐसा हेलीकॉप्टर दे ही नहीं सकते जिसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है। खाली ये वाला जो था, इसका बताते हैं कि पिछली 26 घंटे की फ्लाइंग, 26 घंटे की फ्लाइंग बहुत होती है हेलीकॉप्टर के लिए, ठीक है, और उसमें इसने
कोई नुक्स नहीं दिखाया था। और ये हेलीकॉप्टर जो हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी इंडिया ने कुछ सालों पहले रूस के साथ फिर साइन किया है। ये करीब 40 साल से ये हेलीकॉप्टर हमारी एयरफोर्स में इसके अलग अलग वेरिएंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं जी। और करीब 6,000 करोड़ का डील हुआ था रशिया के साथ। इसका मेंटेनेंस का पूरा सेंटर एक चंडीगढ़ में है, लेकिन चारों तरफ हिंदुस्तान में इसकी मेंटेनेंस की जाती है। सारे तकरीबन वीआईपी हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स इसी किस्म के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे कभी कभी प्रधानमंत्री जी भी हों। तो ये हेलीकॉप्टर को बड़ा कामयाब और सफल जी होने के कारण इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मारूफ रजा जी, अभी मैं दूसरी वापस चीज ये है कि एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स ने बताया था कि वहां पे एक बात सुन जी, लीजिए, जी। वहां पे जमीनी निशान का इस्तेमाल करके पायलट्स फ्लाई करते हैं, जैसे छोटी पहाड़ियां हो या वहां पे कोई और ऐसे मशहूर जमीनी निशान हो। हवाई जहाज जो है बहुत ऊंची आसमान पे जाके उड़ती है, ये जमीनी निशान पे उड़ते हैं। ठीक तो है। यहाँ पे पहाड़ियों का इस्तेमाल, रिज लाइन का इस्तेमाल, वैलीज का इस्तेमाल किया जाता है। धुंध होने के कारण ये जमीनी निशान शायद नजर नहीं आए होंगे, और लंबे चौड़े पेड़ों की वजह या कोई बिजली का पाइलन हो जिसकी तार लगी हुई हो, उसमें फंस जाने की वजह भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस एक्सीडेंट का है। लेकिन एयरफोर्स के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं ये एक किस्म से फ्रीक एक्सीडेंट है, ये ठीक है। होना ही था, कुदरत को करना ही था तो हुआ है। टेक्निकल कारण और ये फ्लाइंग के कारण नहीं हुआ है। ठीक है सर, मैं वापस लौट रही हूँ। के सिन्हा सर, सबसे सुरक्षित ये हेलीकॉप्टर, सबसे भरोसेमंद पायलट इसे उड़ा रहा था। अगर वेदर कंडीशंस भी हैं, जिस तरह मुझे मारूफ रजा सर बता रहे हैं, अगर वेदर कंडीशंस भी ये एक कारण है, तो फिर ऐसा रडार इस हेलीकॉप्टर में बताया जाता है कि अगर वेदर को लेकर भी कोई खतरा सामने दिख रहा है तो उससे भी निपट लेता है हेलीकॉप्टर। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों हुआ हादसा, कैसे हुआ? देखिए ज्योत्सना, अब हम जो स्पेकुलेशन के डोमेन से हम आगे निकलने का समय आ चुका है कि बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जो कि ऑथेंटिक बताए जा रहे हैं, लोगों ने देखे हैं धुंध में घूमना। दूसरी बात ब्लैक बॉक्स का मिलना, उसके बाद फ्लाइंग डाटा रिकॉर्डर भी शायद मिला है, जो मैंने देखा था, एक पैकेज लेके जा रहे थे। ब्लैक बॉक्स तो जो ऑरेंज कलर का वो मिला है। कुछ ऐसी शंकाएं थी कि शायद टेम्परेचर जो 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया होगा फ्यूजलाज का, क्योंकि वहां पर वो एल्युमिनियम तक जल गए और पिघल गए। मगर इसका मिलना बहुत बड़ी बात है। और अब हमारे एक जो यहाँ है ग्रुप कैप्टन साहब, वो जो डायरेक्टर स्टाफ थे और जो भी फ्लाई कर रहे थे सीडीएस के साथ, वो भी अभी उनके ऊपर भी बहुत आसे हैं। तो चीजें सामने आएंगी। मैं 4 साल के तकरीबन रहा हूँ वेलिंगटन में डायरेक्टिंग स्टाफ, और मैंने वहां पर भी कोर्स किया है। तो वहां उस इलाके में जहां पर ये हुआ है हादसा, तो तकरीबन हम जानते हैं, और ये जैसा दिखाया जा रहा है वो टी गार्डन का इलाका है, तो वो एग्जैक्टली, क्योंकि 3 मिनट ही था। रक्षा मंत्री के बयान को देखिएगा जरा, तो वो कह रहे थे कि इसे लैंड करना था 12:15 पे, और ये उनका संपर्क टूटा है 12:08। तो तकरीबन देखें 7 मिनट पहले ये हुआ है, और 8 किलोमीटर कहते हैं उसके पहले ये हादसा हुआ है। तो मारूफ राजा ने बड़ा उसको बारीकी से बयान किया है, जो क्योंकि वो भी इस इलाके में रहे हैं, और वो जो अपनी अनुशंकाएं की हैं, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। और जो इंक्वायरी होगी मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा हम वेट कर लें, तो और आनी चाहिए बाहर, क्योंकि इसको हम ब्रश असाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही अभी ये होते हैं। इस इंजन के बारे में बता दूं कि इसके ऊपर मैं ऑपरेशनल सॉर्टीज भी मैंने बहुत किए हैं, स्लिदरिंग की है, तो इसको अच्छा मानते हैं। जो 9 साल में केवल 5 हादसे हुए, पर 5 हादसे होने भी 9 साल में बहुत ज्यादा है। जो Mi-17 V5 के बाद 5 की बातें हो रही, और जैसा बताया कि ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट में नया एयरक्राफ्ट था, 26 घंटे की उड़ान रही है इसकी अभी तक, और कभी उसमें कुछ ज्यादा चीज दिखाई नहीं दी।
तो जो इंजन फील है, क्योंकि इसके आपके डबल इंजन लगे होते हैं। देखिए ज्योत्सना, इसमें डबल इंजन होता है। जी। इसके अंदर में नेविगेशन के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं जो मॉडर्न है। नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी भी है। तो ऑल ऑफ अ सडन यदि धुंध में कोई ऐसा हुआ हो और फिर कुछ ऐसा हादसा हो गया, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आ जाएगी। और ये चीज सामने आनी चाहिए, ब्रशसाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये नहीं क्योंकि सीडीएस गए और हमारे 13 लोग उन्होंने जान गंवाई है और वो हार्नेस में मरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीआईपी के लिए इसमें मूवमेंट इसी में होती है और ये टाइम टेस्टेड है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के तो बड़े बड़े लोग जाते हैं और देखिए सब ऐसे पदों में हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी कंटिन्यूटी इस तरह से क्षति होना एक बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा धक्का हो जाता है। पर्सनल लॉसेस तो हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान दे करके बहुत बारीकी से इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके सामने आनी चाहिए। ठीक है सेना सर, मैं वापस लौटती हूँ विशंबर दयाल जी के पास मैं जा रही हूँ। विशंबर सर, सीडीएस रावत कहा करते थे हम तकनीक में चीन से पीछे हैं, इसे हमें दूर करना होगा। युद्ध में तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल पर बिपिन रावत का जोर रहता था। माने रक्षा क्षेत्र में जो आधुनिकीकरण को लेकर हम आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ एक तो बिपिन रावत का है और दूसरी बात अब उनकी विरासत को नई पीढ़ियां आगे बढ़ाएंगी। विशंबर दयाल जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आधुनिकीकरण पर जोर रहा सीडीएस बिपिन रावत का, युद्ध में तकनीक से ज्यादा इस्तेमाल पर उनका जोर रहा। चीन पाकिस्तान को उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। विजनरी थे बहुत ज्यादा, सबसे बहुत प्रेम स्वभाव से मिलते थे। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, उनसे आप इंटरव्यू उनका करने गए हो, उनसे आपकी मुलाकात हुई हो? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल कवर करते थे तो बहुत ज़्यादा तो उनसे मुलाकात होती नहीं थी, लेकिन हाँ, एक दो बार जब कोविड के दौरान उनसे मुलाकात हुई और एक बार पार्लियामेंट में मुलाकात हुई, तो इस तरह से छोटी छोटी मुलाकात हुई। लेकिन हाँ, उन्होंने छोटी छोटी मुलाकातों में भी कहीं ना कहीं दिल जीतने का काम वो उन्होंने हमेशा किया है। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन अगर बिना वर्दी के आप अगर किसी से मिलेंगे तो किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि आप इतने बड़े पद पर, सेना के सबसे बड़े उच्च पद पर रह चुके हैं और पाकिस्तान और चीन को के हर बात के जवाब इतनी कड़ाई से देते हैं। तो उन्होंने हंसकर ये मुझे कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी बातों के लिए चीखे चिल्लाएं या डराने के लिए चीखे चिल्लाएं। आप अपने व्यक्तित्व से, अपने काम से, अपने पोस्चरिंग से, अपने बॉडी लैंग्वेज से लोगों को अपनी भाषा समझा सकते हैं। और ये करते हुए उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए ये बात कही थी। तो ये उनका अंदाज था। लेकिन देखिए, ये चीजें हैं टेक्निकली अगर आप देखें तो जो हमारे ज्यादा एक्सपर्ट वहां पर बैठे हैं वो इस बात को ज्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़े एक स्ट्रेटेजिस्ट थे वो। कहा जाता है कि चीन के खिलाफ जब चीन हमारे सीमा के पास अगर खड़ा हो गया और आमने सामने की स्थिति बन गई, तो उस समय मेजर जनरल रावत ने उस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे बड़ी बात की किस तरह से जो हम जाके उनके सामने खड़े हो गए, मेरा डिप्लॉयमेंट कर दिया, ये जो दम था, ये हिम्मत थी, ये बार बार जनरल रावत कहते थे कि ये राजनीति में जाने को भी चर्चा हुई थी, राजनीति में जाने को लेकर। तो जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप राजनीति में जाने वाले हैं, तो उन्होंने हंस के कहा कि मुझे टिकट दिलवा दो, मैं चला जाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं वही करता रहूंगा। बहुत खुश मिजाज इंसान थे वो। मारूफ रजा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकें, वो कैसी शख्सियत थी? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीडीएस, अगले सीडीएस का ऐलान अगले हफ्ते के भीतर हो जाएगा। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी अगले सीडीएस के आगे और इस पद पर बैठे व्यक्ति के आगे? देखिए, आपके सवाल के दो भाग हैं। एक तो जनरल रावत साहब किस किस्म के शख्स थे और दूसरा अगला सीडीएस कैसा होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई दो सीनियर अफसर या कोई दो काबिल इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, थोड़ा मेरा जितनी समझ है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने कम से कम 30 साल पढ़ा लिखा है और विचार किया है। इंटर सर्विस कोऑपरेशन, सिविल मिलिट्री रिलेशंस और ये सब सब्जेक्ट। लेकिन पहले जनरल रावत साहब से मेरी पहली मुलाकात करीब मार्च के महीने में हुई 1987 में, जब मैं IMA देहरादून पहुंचा पोस्टिंग में। वो वहाँ पे थे।
तो 1-2 दिन के अंदर उनसे मुलाकात हुई और मेरा जो ऑफिस का कमरा था उनके नज़दीक ही था, तो हम काफ़ी समय रोज़ाना एक साथ बिताते थे। जैसे दिन में चाय का ब्रेक होता है करीब 10:30-11 बजे, तो 15-20 मिनट बैठ के बातचीत करना, ऐसे धीरे धीरे उनके साथ जान पहचान होती गई। उनके साथ हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए भी जाते थे। वो मेरे सीनियर थे, लेकिन हम दोनों ही कैप्टन थे उस टाइम। लेकिन वो बहुत संभले हुए इंसान थे, उनमें बहुत ज़्यादा इंसानियत थी और बहुत शरीफ आदमी थे, और कभी भी अपने बड़ाई ज़्यादा नहीं करना। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि वो सोर्ड ऑफ ऑनर कैडेट भी थे, तो मतलब वो बैच में एक बहुत ऊंचे दर्जे में पास आउट हुए। और उनके, ये तो मुझे पता ही था कि उनके फादर भी जनरल थे उस टाइम, लेकिन कभी वो इस किस्म का उनके अंदर कोई फालतू का मारूफ रजा सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, चूंकि आपने बैचमेट्स का जिक्र किया, तो 1 साल पुरानी कुछ तस्वीरें हैं बिपिन रावत सर की अपने बैचमेट्स के साथ, वो देख लें। तो ये 1 साल पुराना आप वीडियो देख रहे हैं अपने बैचमेट्स के साथ बिपिन रावत जी को। मरूफ रजा जी, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सीडीएस को आगे की चुनौतियों को लेकर मेरा सवाल था अगला आपसे। हाँ, तो वो बैचमेट के अलावा सभी के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। मैं एक मिसाल बार बार देते आ रहा हूँ कि वो वहाँ से देहरादून से कुछ समय के बाद वो गए कोर्स करने के लिए माऊ में। तो मेरे पास मेरी वाइफ, हम नए शादीशुदा थे, रहने की कोई पूरा अकोमोडेशन नहीं मिल रहा था, कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन मिल रहा था। तो एक दिन एकदम से आके उन्होंने कहा, यार मैंने सुना है कि तुमको घर की ज़रूरत है, तो मैं जा रहा हूँ माऊ 3 महीने के लिए, तुम मेरे घर में रह जाओ और पूरा इस्तेमाल करो जैसे तुम्हारा खुद का घर है। वापस आऊँगा जब तक तुम्हें घर मिल जाएगा। 2-4 महीने का वेटिंग टाइम होता है, सारे फौजी अफसर आपको बताएंगे हर स्टेशन के अंदर। तो ये बड़ी उनकी बहुत अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि लार्ज हार्टेडनेस था, बहुत बड़े दिल का काम उन्होंने दिखाया। और उसके बाद मेरा उनसे कोई मिलाप रहा नहीं। मैं पढ़ता था उनके बारे में, यूएन फोर्सेस कमांडर थे, अफ्रीका में बहुत नाम कमाया उन्होंने। बाकी वो कोर कमांडर थे नॉर्थ ईस्ट में, जब उन्होंने म्यांमार पे जो स्पेशल फोर्सेस का रेड हुआ, जब एम्बुश हुआ था हमारे सोल्जर्स का मणिपुर में, तो म्यांमार में उनके जो कैंप थे जो आतंकवादियों को, उनको जाके उड़वाया, उसमें गहराई में प्लान किया। फिर 1-2 किताबों में उन्होंने जिक्र भी आया उनका कि जब वो उरी के बाद भी अटैक हुआ था, बिल्कुल, म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, तो उसके पीछे पूरी प्लानिंग बिपिन रावत जी की ही थी। सर, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। विशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप क्या हमारे दर्शकों के साथ बिपिन रावत जी के बारे में खास साझा कर सकते हैं? देखिए, एक शख्सियत जिसने 43 साल इस देश की सेवा की हो, एक शख्सियत जो पिछले 9 साल से हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आर्मी की जो है उसका पार्ट रहे हों, और पिछले 5 साल से सिंगल लीडरशिप, मतलब हमारा जो चीफ है आर्मी का वो सिंगल पॉइंट लीडरशिप है, और सीडीएस सिंगल पॉइंट ट्राई सर्विसेज की, ऐसी शख्सियत के बारे में मैं समझता हूँ कुछ भी कहना बहुत कम है। और एक ऐसी शख्सियत जो अनब्लेमिश्ड 43 ईयर्स जिनका रिकॉर्ड हो सर्विस का, मैं समझता हूं उनके बारे में कई आने वाले वक्त में कोई ना कोई सैनिक कोई अच्छी किताब लिखेगा। और जिन्होंने हर चीज नए ढंग से की, अपनी सोच से की, जो वो ठीक समझते थे उसके लिए वो संघर्ष करते थे और उस पर खड़े रहते थे, मजबूत होकर खड़े रहते थे। उसमें वो पब्लिक ओपिनियन जैसे लोग लेते हैं पॉलिटिकल, उसमें कोई पॉपुलरिटी का वो नहीं लेते थे। वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा उनके साथ 2-3 बहुत अच्छे इंटरेक्शन है। अभी और एक इंटरेक्शन अभी होना था, हमारी कंपनी ने एक पोलो मैच ऑर्गेनाइज किया था इधर, जहाँ वो चीफ गेस्ट आए थे। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हेल्थ मैं नहीं जा सका, लेकिन जितने भी लोग थे वहाँ पोलो मैच में, सब ने मुझे बहुत वो की कि मैंने रिकमेंड किया था कि उनको चीफ गेस्ट बुलाइए। तो वो एक ऐसी शख्सियत थे। मैं एक बताऊंगा कि 2019 में जो वो चीफ थे, मैंने कल भी ये बात बताई थी पर ठीक से क्लियर नहीं हो पाई,
जब वो चीफ थे तो मुझे वो एरो शो में मिले बेंगलोर में, और काफी समय वापस आपके पास लौट रही हूँ। मजबूरन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकना होगा। टाइम्स नाउ नव भारत पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ।